हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, अपन लोगों ने डीसी जनरेटर के बिल्कुल झंडा गाड़ दिया है। टेंशन मत लो, अब आपका नया पॉइंट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज़ सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आए कि नहीं आए समझ में। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके पास में डेली नई पॉइंट आएंगे, आए कि नहीं आए। बहुत स्टूडेंट काफ़ी दिन से परेशान थे कि अरे जनरेटर के पीछे पड़ गया क्या, अरे पढ़ कैसे गया, मुझे पूरा कराना था उसको, आए कि नहीं आए। जनरेटर देखना, अब तुम कहीं चले जाना, डीसी जनरेटर है, टिक टिक लग जाएंगे, आए कि नहीं आया। तो देखिएगा आज का पॉइंट मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। काफ़ी लड़कों की डिमांड थी गुरुजी कि कुछ नया दो, आए कि नहीं आए। कुछ नया ही लो, तो टेंशन मत लो, आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं ना मेरे दोस्तों, देखिएगा। उस नाम है, उसका आज का जो नाम है वो है दोस्तों एमीटर। क्या नाम है पॉइंट का? एमीटर। अच्छे से देखना, क्या नाम है मेरे दोस्तों? एमीटर। ये एमीटर क्या काम करता है बेटा? देखो भाई, एमीटर अच्छे से कमज़ोर लड़का हो, आप पूरी वीडियो को देखो, आपके समझ में आएगा। एमीटर क्या काम करता है? एमीटर करंट को मापता है। एमीटर किसको मापता है? करंट को मापता है, इसलिए इसको एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। कौन सा मीटर कहते हैं? एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। आराम से सुनना, मज़ा आएगा। अरे क्लास ख़त्म करूँगा ना, जब देखना तुम तो यूँ कह दो कि गुरुजी मज़ा आ गया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करो, और ये अंगूठा है ना ऊपर का, ये लाइक बटन ज़रूर दबाया करो, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो भाई, जनरेटर में तो आपने खेल देख लिया, अब देखो तुम एमीटर के अंदर क्या करता हूँ मैं। तो देखो एमीटर क्या काम करता है? सर्किट की करंट को मापता है। एमीटर क्या काम करता है? सर्किट की करंट को मापता है, और करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर, इसलिए इसको एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिएगा, देखो भाई, यह है मीटर, यह है मीटर परिपथ की, किसकी? परिपथ की, सही है ना परिपथ की करंट, परिपथ की क्या दोस्तों? करंट, राइट है ना। परिपथ की करंट कोष्ठक में क्या लिखोगे? धारा को मापता है। धारा को क्या करता है? ये मापता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मापता है, इसलिए इसे, आराम से देखो, इसलिए इसे, अरे मज़ा आएगा, इसलिए इसे, अभी तो ऐसे ही दिख रही है आपको चीज़ें, इसलिए इसे एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। इसलिए इसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो भाई अच्छे से देखिएगा। बोलो एमीटर क्या मेरे दोस्तों? एमीटर। एमीटर क्या काम करता है? एमीटर किसको मापता है? धारा को मापता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगला पॉइंट होता है, इसका अगला पॉइंट क्या है? देखो एमीटर की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो एमीटर की धारा रेटिंग बढ़ाना। अब देखो भाई, एमीटर की धारा रेटिंग बढ़ाना, सही है ना। एमीटर की क्या बढ़ानी है? धारा रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि एमीटर है, क्या है? एमीटर। एमीटर आप लोगों का 20 एम्पियर का है। बोलो कितने एम्पियर का? 20 एम्पियर का एमीटर है, जो 20 एम्पियर की करंट को मापता है। और यदि सर्किट में 15 एम्पियर की, अगर सर्किट में 25 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, और तुम्हारे पास में कितने एम्पियर का एमीटर है? 20 एम्पियर का है, और सर्किट में करंट कितनी है? 25 एम्पियर की है। तो बताओ इस 25 एम्पियर की करंट के कारण एमीटर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। एक बार और देखो आराम से बताइएगा। बोलो भाई,
एमीटर की धारा रेटिंग बढ़ाना, एमीटर की क्षमता बढ़ाना कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं, बताओ ये एमीटर कितने एम्पियर का है, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर की करंट को मापता है। अब सर्किट में कितनी आ रही है, 25 एम्पियर। जब सर्किट के अंदर 25 एम्पियर की करंट है, तुम्हारे पास में 20 एम्पियर का एमीटर है, तो बताओ इस 25 एम्पियर की अत्यधिक मान की करंट के कारण एमीटर जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जलेगा ना। तो इस अधिक मान की करंट को कंट्रोल करने के लिए एमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? शंट। तो देखो इसमें क्या होता है, अच्छे से देखना, इसके अंदर देखो अच्छे से, इस एमीटर की आपको क्षमता बढ़ानी है। एमीटर की क्या करनी है? क्षमता बढ़ानी है। तो देखिएगा एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई ये एमीटर है, अभी आराम से देखना, एक एक चीज़ एक एक क्लियर कराऊंगा बेस, और इसके समांतर क्रम में एक लगा देंगे शंट। क्या लगा देंगे मेरे दोस्तों? शंट लगा देते हैं। देखो भाई अब आपको पता है ना कि ये एमीटर है, ये सर्किट है, ये तो प्लस का, और ये किसका है? माइनस का। बोलो सही बात है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या होता है कि चलो मैं इसके सर्किट पूरा बना देता हूँ आपको। यहाँ पर लगा दो आप लोग लोड। क्या लगा दो भाई? लोड लगा दो। ये लोड लगा दिया, सही है ना? ये लोड लगा दिया है, ये RL। अब देखो, अब ऐसे करो भाई, एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि एमीटर कितने एम्पियर का है? 20 एम्पियर का है, हाँ। और अगर सर्किट के अंदर अगर इसमें 25 एम्पियर की करंट जाएगी, हाँ बताओ एमीटर कितने एम्पियर का लग रहा है? 20 एम्पियर का लग रहा है, और सर्किट में करंट कितनी जा रही है? 25 एम्पियर की जा रही है। तो सच सच बताना ये एमीटर है जो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब आपकी एमीटर की क्षमता कम है, सही है, और करंट का मान ज़्यादा है, तो बताओ एमीटर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। तो क्या करते हैं, इस एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए एमीटर के सामने यहाँ पर एक निम्न मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। निम्न मान का क्या लगा दिया जाता है? प्रतिरोध लगा दिया जाता है। इसे बोलते हैं, याद रखना दोस्तों, शंट। क्या बोलते हैं? शंट। यह शंट निम्न मान का प्रतिरोध होता है। निम्न मान, निम्न प्रतिरोध। बोलो शंट क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है। अब देखो भाई, अब क्या होता है कि भाई बताना, सर्किट में इस एमीटर में कितनी करंट है? 20 एम्पियर का है, और सर्किट में कितनी प्रवाहित हो रही है? 25 एम्पियर। सही है कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि इस 25 एम्पियर में से 5 एम्पियर तो नीचे आ जाए, हमारे प्रतिरोध के अंदर कितनी आ जाए? 5 एम्पियर की करंट इसमें आ जाए, और 20 इसमें चले जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ एमीटर फिर जल सकता है क्या? नहीं जलेगा ना। क्यों? क्योंकि जो अधिक मान की करंट थी, एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? 5। बोलो ये 20 का है, और एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? 5 एम्पियर की करंट अगर इसमें आ जाती है तो ऊपर कितनी जाएगी? 20। बोलो फिर कुंडली जलेगी क्या? नहीं जलेगी ना। लड़का स्टूडेंट बोल रहा है, गुरुजी ऐसा कितना मान लोगे जो इसके अंदर 5 एम्पियर की करंट चली जाएगी? इसका भी एक फॉर्मूला होता है। पहले करंट कितनी थी? 20 एम्पियर की करंट का एमीटर था, अब इसने करंट कितनी बढ़ा दी? 25 एम्पियर कर दी। तो इसका फॉर्मूला होता है जिससे मैं इस शंट प्रतिरोध के मान को मापते हैं। शंट प्रतिरोध के मान को याद करते हैं कि ये कितने ओम का लगाना है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, देखो भाई बताओ, एमीटर के समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगा होता है उसे क्या कहते हैं? शंट। कई बार पेपर में आ चुका है। किसका बना होता है? मैग्नीन का। किसका? मैग्नीन का। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो देखिएगा, देखो अब मैं लिखाता हूँ, देखो कैसे। एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, अभी आप पढ़ते जाओ, एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, सही है ना? एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए, सही है ना? एमीटर कुंडली के समांतर क्रम में, एमीटर कुंडली के समांतर क्रम में, एमीटर कुंडली के
समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, निम्न मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। बोलो क्लियर। निम्न मान का क्या लगाया जाता है? प्रतिरोध लगाया जाता है। इसे शंट कहते हैं। बोलो क्या कहोगे? इसे शंट कहते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार और बताओ। परिपथ की करंट है वो किसके द्वारा मापी जाती है? एम्पियर मीटर, यानी कि एमीटर के द्वारा मापी जाती है, इसलिए इसे एमीटर मीटर एम्पियर मीटर भी कहते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो बताओ, एमीटर की करंट कितनी है? 20 एम्पियर की। सही है। सर्किट में करंट कितनी जा रही है? 25 एम्पियर की। तो बोलो एमीटर इस अत्यधिक करंट के कारण क्या होता है? जल जाता है। तो इस एमीटर की करंट क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इस कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं, उसे बोला जाता है शंट। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? शंट बोला जाता है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब स्टूडेंट ये बोल रहे हैं मेरे से, गुरुजी यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट आए, इसलिए इसका प्रतिरोध का मान क्या रखेंगे हम लोग? कितने ओम का प्रतिरोध लगाएंगे कि यहाँ पर कितने एम्पियर की आ जाए? 5 एम्पियर की, और बाकी ऊपर चली जाए। बोलो यही बात तो है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिएगा, इसलिए इस शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। देखो शंट प्रतिरोध, अच्छे से देखो, शंट प्रतिरोध। यहाँ स्टूडेंट अटकता है बहुत। शंट प्रतिरोध देखो, आर से तो प्रतिरोध होता है, एस एच से शंट बोलते हैं। देखो शंट प्रतिरोध, बोलो आर से क्या होता है? प्रतिरोध, और एस एच से शंट प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला होता है, देखो आर एम मैं बताऊंगा। देखो आर एम, और ये होता है n-1, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। बताओ शंट प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है? आर एस एच बराबर आर एम बटे n-1। जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि बताओ एमीटर के समांतर क्रम में जो ये प्रतिरोध लगाया जाता है उसको कौन से सूत्र से याद करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है शंट प्रतिरोध बराबर होता है आर एम बटे n-1। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से देखो भाई, समझाऊंगा सारी चीज़ें। देखो भाई अब याद रखना, देखो आर एस एच होता है शंट प्रतिरोध, ये तो दुनिया जानती है। देखो आर का मतलब प्रतिरोध, एम का मतलब मुख्य प्रतिरोध। तो देखो आर एम बराबर होता है एमीटर कुंडली का, अच्छे से देखना कोई टेंशन नहीं है, एमीटर कुंडली का मुख्य प्रतिरोध। अरे भाई पूरी वीडियो देख कर जाना, अभी तो रस बाकी है इस चैप्टर का, देखना पॉइंट का। क्या खोलता हूँ इसको, बोलो आर एम का मतलब होता है, देखो एम का मतलब मेन और आर का मतलब प्रतिरोध। तो देखो आर एम का मतलब होता है एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो बताओ, एन एक गुण होता है, एन को गुणक कहते हैं। एन को क्या कहते हैं? गुणक। अब देखो भाई एन एक गुणक है, यानी कि फैक्टर है, ये मल्टीप्लायर है। अब देखो एन एक गुणक होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो मेरे दोस्तों, एन बराबर होता है, ये मेन चीज़ है, यही है, एन बराबर होता है, देखो आई बटे आई एम। बताओ आई बटे क्या होगा? आई एम होता है। बताओ एन बराबर क्या होता है? आई बटे आई एम। याद रखना, आई का मतलब होता है बढ़ी हुई धारा। बोलो आई का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई धारा। बोलो क्लियर? बोलो आई का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई धारा। समझ में आ गया? याद रखना। और एम का मतलब होता है, आई एम का मतलब मुख्य धारा, प्रवाहित मुख्य धारा, प्रवाहित मुख्य धारा। सही है ना? ये एम का मतलब होता है दोस्तों प्रवाहित मुख्य धारा, एमीटर की, है ना? देखो भाई एमीटर की मुख्य धारा कर लेंगे पहले इसको, एमीटर की, चलो एमीटर की मुख्य धारा। अब देखो याद रखना, देखो भाई इसमें स्टूडेंट क्या करता है, सबसे मेन बात क्या होती है? सबसे मेन बात होती है कि क्वेश्चन को याद रखना, सूत्रों को याद रखना, वो सबसे मेन बात। अगर भाई ये याद है तो हमें एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, याद नहीं है तो भूलोगे।
बोलो समझ में आए कि नहीं आए। अब क्या होता, मैं गलती होगी, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ, याद रखना। देखो एक तरीका तो पहले ये सोचो, देखो एमीटर और शंट, बोलो सही है कि नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है। देखो ये तो ऊपर है और ये क्या है, नीचे। देखो शंट को बोलते हैं सामने, से सामने, शंट कहाँ लगेगा, सामने, याद रखना। बोलो एमीटर के सामने क्या लगेगा, शंट, से सामने, याद रखना भाई, याद रखना। समझ में आ गया ना। रितेश जी याद रखनी है आपको, नितेश जी याद रखनी है आपको, गणेश जी याद रखनी है आपको। कैसे याद रखोगे, देखो भाई एमीटर में क्या लगाएंगे, शंट, से सामने, से सामने, एमीटर के सामने शंट लगेगा, तो ये तो हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। इसलिए एमीटर के शंट का प्रतिरोध का जो सूत्र होगा वो ऊपर नीचे वाला होगा। देखो ये तो ऊपर हो गया, ये तो कहाँ हो गया, ऊपर, ये तो ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। याद रखना एक बार और, RSH बराबर होगा ऊपर नीचे। क्या होगा बेटा, ऊपर और नीचे। ऊपर तो RM होगा और नीचे N-1 होगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर फिर बीमारी आती है कि बढ़ी हुई धारा कहाँ आएगी। ये सूत्र तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ये मत रखना याद। इसको ऐसे फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा N बराबर क्या होता है, ना ना ऐसे थोड़ी पूछेगा। ये N बराबर तो मैं बता दूँ तुम्हें क्या होता है, बढ़ी हुई धारा और मुख्य धारा। तो याद रखना, देखो ऊपर कौन जाता है, बढ़ा हुआ मान अधिक होता है। सही बात है कि नहीं। अरे बढ़ा हुआ मान कहाँ होता है, ऊपर ही तो मानते हैं। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया, इसका मतलब ऊपर कौन सी करंट आएगी, हमेशा बढ़ी हुई धारा। हाँ, और जो मुख्य धारा है वो नीचे लिख देना। बोलो क्लियर, समझ में आए कि नहीं। ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। एमीटर कहाँ लगता है, एमीटर का जो प्रतिरोध शंट होता है, ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो सूत्र भी ऊपर नीचे वाला होगा। ऊपर तो RM होगा, नीचे N-1 होगा। N बराबर क्या करोगे, बढ़ी हुई धारा कहाँ आएगी, जो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ऊपर ही तो आएगी, ज़्यादा होती है वो, तो बढ़ी हुई धारा तो ऊपर और मुख्य धारा नीचे। बस इतना सा याद रखना है। आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो देखिएगा, देखो एमीटर तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, एमीटर मेरे पास भी पढ़ के देखना। बताओ, बताना एमीटर क्या मापता है, करंट। बोलो क्लियर, किस में मापता है, एम्पियर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्पियर मीटर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा देखो मेरे दोस्तों, एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, शंट। कौन से मान का, निम्न मान का। किस क्रम में, समांतर क्रम में। किसका बना होता है, मैग्नीन का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अब क्या होता है, देखो भाई अगला नोट क्या होता है, अगला नोट यह है शंट, यह है शंट, अरे राइट है ना यह शंट मैग्नीन का बना होता है। किसका, मैग्नीन। याद रखना, मैग्नीन का बनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बताओ शंट किसका बनाया जाता है, मैग्नीन का। मैग्नीन क्या चीज़ होती है मेरे दोस्तों, मैग्नीन एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है और न प्रतिरोध बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4-5 एम्पीयर की धारा नीचे लुढ़क जाए, हाँ, तो मैं इस प्रतिरोध के मान को स्थिर कर दूंगा, फिक्स होना चाहिए। अब ना तो प्रतिरोध घटना चाहिए और ना प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, ताकि इसमें करंट सामान्य आए। जितनी प्रतिरोध है उतनी इसमें करंट आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। मैं मानूं 5 एम्पियर का प्रतिरोध है, तो 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग इसके अंदर करंट प्रवाहित हो जाएगी। अब न तो प्रतिरोध घटना चाहिए और न प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर एमीटर रीडिंग गलत दिखाएगा। बोलो समझ में आ गया। यहाँ प्रतिरोध कम ज़्यादा होते ही एमीटर फिर बोलो गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसलिए मैग्नीन एक पदार्थ होता है जिसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तापमान बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है न प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए जो शंट बनाओगे वो किसका बनाओगे, मैग्नीन का। अगर आपके पास में मैग्नीन नहीं है तो आप यूरेका ले सकते हो। क्या ले सकते हो, यूरेका। अगला नोट है मैग्नीन न होने पर। याद रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर मैग्नीन यूरेका दोनों ऑप्शन में एक साथ हैं तो आपको मैग्नीन लेनी है। क्या लेनी है मेरे दोस्तों, मैग्नीन। बेटर पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीन का। तो याद रखना, इसके अंदर जो पदार्थ लोगे आप वो मैग्नीन लोगे। तो देखो मैग्नीन न होने पर, मैग्नीन अच्छे से देखना, मैग्नीन पदार्थ न होने पर, अभी तो देखना कुछ नहीं पढ़ाया, मैग्नीन पदार्थ न होने पर। बोलो क्लियर है। आप यूरे का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यूरे का। मैग्नीन पदार्थ न होने पर यूरे का पदार्थ,
यूरेका पदार्थ, सही है ना, यूरेका पदार्थ प्रयोग करते हैं। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ आराम से बोलो। एमीटर की धारा रेटिंग बढ़ाना, एमीटर की क्षमता बढ़ाना। बताओ एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संट का। पहला क्वेश्चन किसका बना होता है? मैग्नीन का। दूसरा क्वेश्चन किस क्रम में लगा होता है? समांतर क्रम में। तीसरा क्वेश्चन इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। चौथा क्वेश्चन RSH बराबर, देखो ऊपर नीचे, RSH बराबर RM कहाँ आएगा? ऊपर, बट्टे N-1। N बराबर बढ़ी हुई धारा, बढ़ी हुई धारा नीचे आती है ऊपर आती है? मान बढ़ रहा है ना, तो बढ़ी जो धारा अधिक होए आपको करना है, जो धारा अधिक हो वो कहाँ आएगी? ऊपर, और जो धारा कम हो वो कहाँ आएगी? नीचे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? फटाफट इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो भाई। हाँ जी, ले लिया? चलें अब देखो अब क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ पॉइंट, अभी अपन चलेंगे। देखो भाई अभी तो देखना, तुम्हें क्या बताता हूँ मैं। एमीटर, आप एमीटर बताओ क्या मापता है? परिपथ की किसको मापता है? करंट को, है ना? सही है ना? इसे क्या कहते हैं? एम्पियर मीटर कहा जाता है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? अब देखो अब क्या होता है, इसके अंदर जो एमीटर होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों? एमीटर होता है। याद रखना एमीटर जो होता है वो AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। बोलो समझ में आ गया नहीं है? एमीटर कौन सी सप्लाई पर काम करता है? AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो भाई अगला नोट क्या कहता है, देखो एमीटर, एमीटर AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। बोलो क्लियर? एमीटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? AC DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखना, आपने एमीटर लगाया, याद होगी सारी चीज़ें। देखो भाई मैं भी बता दूंगा तुम्हें, क्या लगाया है आपने? एमीटर, सही है ना? बताओ एमीटर के समांतर क्रम में क्या लगाया? एमीटर के सामने क्या लगाया है? संट। ये संट लगा दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो भाई इस जो संट लगाया है, ये संट लगाया है, ये किसका बना होता है? मैग्नीन का। ये भी कंप्लीट। इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। ये क्वेश्चन भी आता है। अब माना, मैंने बताया कि माना करंट कितनी है इसकी? 20 एम्पियर की। अब सर्किट में कितनी जा रही है? 25 एम्पियर की सर्किट में है। बताओ यहाँ कितने लुढ़क जाएगी? 5 एम्पियर की लुढ़कानी है। बोलो क्लियर है कि नहीं? माना यहाँ पर देखो 5 एम्पियर की करंट गई। सुनो, अब ये करंट यहाँ से होती हुई यहाँ पर गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, यहाँ मुख्य शहर था, यहाँ मुख्य शहर था और धारा यहाँ न जाकर देखो अलग रोड से निकल रही है। मुख्य रोड से करंट मुख्य रोड से न जाकर दूसरे रोड से निकल रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसे तो बाईपास कहते हैं। फिर इसे क्या कहोगे? अरे बाईपास तो कहोगे। करंट अपने सीधे रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से जो करंट निकलती है, और ये क्या लग रहा है? संट। अगर संट नहीं लगाओगे, माना आपने संट नहीं लगाया, तो बताओ करंट पूरी सीधी रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो क्लियर? अगर आपने यहाँ पर संट लगा दिया है तो बोलो करंट इसमें से जाएगी कि नहीं जाएगी? इसका मतलब इसे बोलते हैं बाईपास। क्या बोलते हैं? बाईपास। इसका मतलब होता है कि जो ये संट होता है ना, संट के दो कार्य हो गए। संट के कितने काम हो गए? 2। ऑप्शन एक आएगा, 2 हो गए। एक तो होता है करंट को बाईपास करना, संट लगाने पर करंट बाईपास के रूप में इधर होके जा रही है। बोलो क्लियर? अरे संट को लगाने पर करंट बाईपास के रूप में जा रही है। किसके रास्ते? बाईपास के रास्ते जा रही है। तो देखो संट के 2 काम हो गए। एक तो हो गई धारा को बाईपास करना, धारा को दूसरे मार्ग से निकालना। बोलो क्लियर? एक बार और, धारा को दूसरे मार्ग से निकालना, धारा को बाईपास करना। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब एमीटर के 2 कार्य हो गए। एक तो होता है एमीटर में संट के 2 कार्य हो गए। एक तो होता है एमीटर की क्षमता बढ़ाना, खैर तो ये आएगा। दूसरा आता है मेरे दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन होगा ना, वो आएगा धारा को क्या करना है?
बाईपास। क्या करना है? बाईपास। ये क्वेश्चन बाईपास वाला लोको पायलट 2018 के पेपर में आ गया। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ गया ना? तो देखिएगा, देखो भाई, अब देखो, अब मैं इसको पहले सॉरी इसको चलो लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं। बताओ शंट प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न होता है ना, याद रखना। शंट प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। शाबाश, पहले लिख देता हूं मैं इसको। शंट प्रतिरोध कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न मान का होता है। शंट प्रतिरोध सही है ना, निम्न मान का होता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? कैसे मान का होता है? निम्न मान का। अगला देखो भाई, शंट प्रतिरोध के एमीटर में सही है ना, एमीटर में कार्य। बोलो क्लियर है? शंट प्रतिरोध के एमीटर में कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं? देखो, पहला होता है एमीटर की रेटिंग बढ़ाना। एमीटर की रेटिंग को बोलते हैं क्षमता। रेटिंग को क्या बोलते हैं? क्षमता। देखो आराम से देखो, सब समझ में आएगा। बताओ, एमीटर की क्या बढ़ाना? क्षमता बढ़ाना। दूसरा बोलो, धारा को क्या करा है इसने? बाईपास। क्या किया है? बाईपास। तो देखो दूसरा, धारा को बाईपास करना। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? धारा को क्या करेगा ये? बाईपास। अगली बात देखो भाई, अगली बात देखो, अगली बात आती है, आपको पता है ना, याद रखना, एमीटर हमेशा एसी परिपथ में आरएमएस मान दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी यूपी बिजली बोर्ड JN के पेपर में आ चुका है। एमीटर हमेशा एसी परिपथ में आरएमएस मान दर्शाता है और डीसी परिपथ में यह औसत मान दर्शाता है। डीसी परिपथ में कौन सा दर्शाएगा? औसत मान दर्शाता है। तो देखो भाई, एमीटर एसी परिपथ में, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ गया। एसी परिपथ में आरएमएस, देखो भाई, रूट मैन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूलन, सही है ना? देखो, वर्ग माध्य मूलन या प्रभावी मान। कौन सा मान? प्रभावी मान। बोलो क्लियर है? कौन सा मान? प्रभावी मान प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अच्छे से देखना। बताओ, एमीटर होता है, एमीटर एसी परिपथ में कौन सा मान दर्शाता है? आरएमएस मान दर्शाता है। बोलो क्लियर? और डीसी परिपथ में कौन सा दर्शाएगा? औसत मान दर्शाता है। देखो, एमीटर, आराम से, एमीटर डीसी परिपथ में औसत मान प्रदर्शित करता है। एमीटर डीसी परिपथ में औसत मान प्रदर्शित करता है। बताओ भाई, डीसी में कौन सा मान प्रदर्शित करेगा? ये औसत मान। और एसी में कौन सा करेगा? आरएमएस मान। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ, एमीटर कौन सी सप्लाई पे कार्य करेगा? एसी डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब क्या आता है बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज होता है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है? कन्फ्यूज होता है। उसका ये सिस्टम होता है, देखो, एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन कंपटीशन मेरिट के नहीं होते हैं। इनको बच्चा बच्चा जानता है, ये आप भी जानते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया? ले लिया ना? बताओ, एमीटर कौन सी सप्लाई पे काम करता है? एसी डीसी दोनों पर। एसी पर कौन सा मान दर्शाता है? आरएमएस मान। डीसी पर कौन सा मान? औसत मान।
एमीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? शंट। यह किसका बना होता है? मैग्नीन का। इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखो भाई, इसके कितने कार्य होते हैं शंट के? 2। पहला कौन सा होता है? एमीटर की रेटिंग बढ़ाना। दूसरा क्या कार्य होता है? धारा को क्या करेगा? बाईपास करना। बोलो क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अब क्या होता है भाई, अच्छे से देखना। अब इसके अंदर देखो भाई, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, है ना? हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना? एमीटर कुछ अलग लेके आया हूँ, है ना? अब देखो भाई क्या होता है इसके अंदर, देखो अगला स्टार क्या कहता है, देखो एमीटर, अच्छे से देखो, एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये आपका सर्किट है, ये आपका क्या लगा दिया है? लोड। यहाँ क्या लगा दिया है? लोड। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, सही है। अब यहाँ पर करंट चलिए, सप्लाई धारा चलिए तुम्हारी 10 एम्पियर की। कितने एम्पियर की दोस्तों? 10 एम्पियर की। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, अगर एमीटर को आप यहाँ पर समांतर क्रम में लगा देते हो, ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो करंट चलेगी ना, पूरी करंट चलेगी, तो देखो ये करंट चली तो कुछ करंट तो इसमें लुढ़केगी, बोलो सही बात है कि नहीं? और कुछ करंट इसमें आ जाएगी लोड पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है कभी भी एमीटर फिर 10 एम्पियर की धारा को नहीं दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोड लग रहा है, तो कुछ करंट को तो लोड ही चलेगा और कुछ करंट ये बता देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब होता है ये पूरी करंट को माप सकता है कि शुद्ध रूप के अंदर नहीं माप सकता। एंड देखो परिपथ ये शॉर्ट सर्किट भी हो गया है। परिपथ क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों तार बढ़ गए। इसके कारण एमीटर जल भी सकता है। एमीटर क्या हो सकता है? जल भी सकता है। इसलिए इस एमीटर को हमेशा देखो, बताइएगा एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में देखो धारा का मान समान होता है। अगर तुम इसको बीच में लगा दोगे, यूं एमीटर ये लगा दिया, अब पता है आपको कि बताओ कोई नीचे तो कोई तार है नहीं है, अब पूरी 10 एम्पीयर की करंट बताओ इस एमीटर से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? अरे गुजरेगी ना। अरे क्लियर है ना? तो बताइएगा, देखो श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं आपसे पूछ ले तो कह देना श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है, यानी कि पूरी धारा को आराम से ये माप सकता है। संपूर्ण परिपथ की संपूर्ण धारा को शुद्ध रूप में माप सकता है। इसलिए इसको किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिएगा एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो भाई, क्योंकि श्रेणी क्रम में, आराम से, क्योंकि श्रेणी क्रम में, बोलो सही है ना? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होने के कारण यह परिपथ की, सही है ना? परिपथ की संपूर्ण धारा को शुद्ध रूप में माप सकता है। देखो भाई, शुद्ध रूप में माप सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? इसलिए एमीटर को हमेशा परिपथ के किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बोलो किस क्रम में लगाओगे? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर बताओ इस एमीटर को आप इसके समांतर में, एमीटर को यदि समांतर क्रम में लगा देते हैं
किस क्रम में लगा देते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं। तो देखो ये परिपथ शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसके कारण एमीटर जल जाता है। एमीटर क्या होगा, जल जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, देखो भाई अच्छे से देखा, देखो आराम से। अब क्या होता है, अभी सारी चीज कराऊंगा, पूरी क्लास लेना। जो भी नया स्टूडेंट है एक एक चीज पढ़ के जाओ। तो देखिएगा अगला नोट क्या कहता है, स्टार एमीटर को समांतर क्रम में लगाने पर बोलो क्लियर है कि नहीं। एमीटर को समांतर क्रम में लगाने पर परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। परिपथ कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होगा ना। परिपथ शॉर्ट सर्किट होने के कारण, परिपथ शॉर्ट सर्किट होने के कारण एमीटर जल जाता है। एमीटर क्या होगा मेरे दोस्तों, जल जाता है। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ एमीटर को किस क्रम में लगाने पर, समांतर क्रम में लगाने पर परिपथ क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। फिर एमीटर क्या होता है, जल जाता है। एमीटर को किस क्रम में लगाना चाहिए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों, क्योंकि परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान। पूरी धारा को आसानी से माप सकता है, इसलिए इसको किस क्रम में लगाओगे मेरे दोस्तों, समान श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले आगे। अब देखो अब क्या होता है, अब अच्छे से देखना। देखो अब क्या होता है, देखो भाई ये तुम्हारा एमीटर है, ये आपका लोड लग गया है। यहाँ पर क्या लग गया, लोड। एमीटर में क्या है दोस्तों, कुंडली है। ये एमीटर है आपका। हाँ अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर करंट चल रही है, यहाँ पर करंट चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अधिकतम धारा को मापे, ये अधिकतम परिपथ की अधिकतम धारा को मापे, परिपथ की अधिकतम धारा को मापे। तो देखो अगर इस कुंडली का प्रतिरोध अधिक हो गया, अगर इस कुंडली का प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक हो गया। बोलो क्लियर है? तो प्रतिरोध अधिक होने के कारण, प्रतिरोध अधिक होने के कारण एमीटर में कम करंट जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। एमीटर में जो कुंडली होती है ना, अगर इसका प्रतिरोध अधिक हो गया तो प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? करंट को क्या करेगा, ये रोकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न। निम्न क्यों? ताकि यह परिपथ की अधिकतम धारा को माप सके, ताकि यह परिपथ की अधिकतम धारा को माप सके। बोलो क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉलेज लेक्चरर राजस्थान के पेपर में क्वेश्चन आया था। जो इंस्ट्रक्टर के आईटीआई के इंस्ट्रक्टर के जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन आ गया था कि बताओ एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या होना चाहिए, उच्च, निम्न, अनंत, शून्य। क्या होना चाहिए दोस्तों, निम्न। अगर प्रतिरोध निम्न है तो करंट अधिक गुजरेगी कि नीचे गुजरेगी, और यदि इसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो प्रतिरोध करंट को रोकेगा, फिर इसमें करंट कम जाएगी। तो बताओ फिर रीडिंग कम आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए इसमें अधिक करंट गुजारने के लिए, अधिक करंट गुजारने के लिए इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, निम्न होना चाहिए ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और क्या बनता है, देखो भाई एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए ना। बोलो समझ में आ गया? अब देखो अगली बात आती है, देखो मैं इस चीज़ को अभी यहाँ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि फिर सेटिंग खराब हो जाएगी, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको मैं आगे लिखाऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट, इसको वहाँ लिखा देंगे, फिर कंफ्यूज होंगे लड़के। अब देखो प्लस और माइनस, बोलो सही बात है कि नहीं? अगर सर्किट है, अगर खुला परिपथ हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, तो बताओ एमीटर कितनी रीडिंग प्रदर्शित करेगा, शून्य करेगा ना। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आ गया? और यदि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो धारा अनंत प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? अनंत। तो मीटर की रीडिंग अनंत प्रवाहित होगी और मीटर जल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे पूछेगा बताओ ओपन सर्किट परिपथ पर एमीटर कितनी रीडिंग प्रदर्शित करता है, ओपन पर कितनी करेगा? ओपन सर्किट पर इसकी जो रीडिंग होगी वो शून्य होगी,
सही बात है कि नहीं। और अगर परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो अमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट परिपथ में प्रवाहित धारा अनंत होती है और खुले परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होती है, शून्य होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिएगा अगला नोट क्या कहता है इसका कि खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में है ना, ओपन सर्किट इसको बोलते हैं खुला परिपथ या विवृत परिपथ। सही है ना, खुला परिपथ या विवृत परिपथ। सही है ना, खुला परिपथ या विवृत परिपथ। बोलो क्लियर है ना। खुला परिपथ या विवृत परिपथ में एमीटर की रीडिंग कितनी होती है, शून्य होती है। बोलो क्लियर है, एमीटर की रीडिंग बोलो कितनी होती है, शून्य होती है। बोलो समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया। अगली बात, अगली आती है देखो शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं लघु परिपथ। क्या बोलते हैं, लघु परिपथ। अब इसमें देखो शॉर्ट सर्किट के अंदर धारा अनंत होगी कि नहीं होगी, रीडिंग क्या प्रदर्शित करेगा, ये अनंत। देखो शॉर्ट सर्किट परिपथ में यह अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। यह अनंत रीडिंग प्रदर्शित करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ शॉर्ट सर्किट परिपथ में यह कितनी रीडिंग प्रदर्शिित करता है, अनंत। खुले परिपथ में कितनी आएगी, शून्य। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगला बात, जो वो अगली बात होती है इसकी, यह है उपयंत्र। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, यह है उपयंत्र एक इंडिकेटिंग, ये भी देखो भाई है ना, यह उपयंत्र एक इंडिकेटिंग, इसको बोलते हैं, याद रखना, सूचक। क्या बोलते हैं, सूचक, है ना। तो देखो भाई यह उपयंत्र एक इंडिकेटिंग, क्या दोस्तों, इंडिकेटिंग यानी सूचक प्रकार का उपयंत्र होता है। ये क्या चीज़ है, देखो सूचक प्रकार का उपयंत्र होता है, इंडिकेटिंग, है ना। अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। पहले ये समझो, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वह होता है जब इसको सप्लाई से संयोजित करें तो यह रीडिंग बताते हैं, और सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं तो यह शून्य रीडिंग दिखाते हैं। जैसे बताओ तुमने एमीटर को परिपथ में लगाया नहीं है, हाँ एमीटर आपके पास में रखा हुआ है, तुमने इसको लाइट पर लगाया नहीं है, कि एमीटर धारा को दिखा देगा क्या, नहीं दिखाएगा ना। इसे बोलते इंडिकेटिंग, यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट जिसको सप्लाई से लगाने पर तो रीडिंग दिखाता है और सप्लाई से हटाने पर कोई रीडिंग नहीं दिखाता है, उसे बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। बताओ वोल्ट मीटर को यदि आप सर्किट पे नहीं लगाओगे तो क्या वो वोल्टेज बता सकता है क्या। एक होता है वाट मीटर, अगर सर्किट के अंदर पावर नहीं है तो क्या वो पावर को दिखा सकता है क्या, बताओ। हाँ जब सर्किट में हानि नहीं हो रही तो सर्किट को माप सकता है क्या, हानि को माप सकता है कि वाट मीटर। हाँ तो देखो भाई वह इंस्ट्रूमेंट जिनको सप्लाई से लगाते हैं तो ही रीडिंग दिखाते हैं, सप्लाई से हटाने पर कोई रीडिंग नहीं दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बताओ मेरा एमीटर मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसको करंट सर्किट पर नहीं लगा रहा हूँ। हाँ जब सर्किट पर नहीं लगाया है तो क्या अपने आप रीडिंग दिखा देगा कि यहाँ पर बैठा बैठा ही, हाँ इसका करंट सर्किट लगाया नहीं है, रीडिंग दिखा देगा, नहीं दिखाएगा ना। इसे बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आपसे अगर पूछे बताओ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, तो उनसे बोलना आप कि वह उपयंत्र जिनको सप्लाई से लगाने पर
ही रीडिंग देते हैं, सप्लाई से लगाने पर ही रीडिंग देते हैं और सप्लाई से हटाने पर कोई रीडिंग नहीं देते हैं। उन्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं? इंडिकेटिंग। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 2018 का जो पेपर लगा था उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है कि एमीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 2018 के पेपर में आ गया कि बताओ एमीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। बोलो कैसा होगा? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। बोलो कि यह किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि परिपथ में किसका मान समान होता है? धारा का मान। एमीटर को अगर समांतर क्रम में लगाओगे तो परिपथ कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में रीडिंग क्या होगी? शून्य। शॉर्ट सर्किट में क्या होगी? अनंत। बोलो क्लियर? दिक्कत तो नहीं है ना? फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, उनके काफ़ी देर से देखो अगला क्वेश्चन है, अब बताऊंगा मैं उस चीज़ को, है ना। अब देखो बताओ भाई, अब यहाँ पर बता देंगे आपको। हाँ जी, देखो भाई, अगला याद रखना, अगला आपसे अगर पूछे, क्या पूछेगा? देखो सुनो, अगर आपसे यूँ ही आवे क्वेश्चन सिंपल तरीके से आए है ना कि देखो मैं नोट लगा रहा हूँ इसका, देखो एमीटर की, अरे सही है ना, किसकी? एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, अच्छे से पढ़ो भाई, है ना। एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, सही है ना। एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध निम्न, सही है ना। प्रतिरोध क्या? निम्न होता है। अब देखो भाई, अब याद रखना, एक बात बताओ मेरे को तुम लोग कि ये एमीटर है, सही है ना। ये क्या है? एमीटर है। अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? लोड लगा दिया, सही है ना। अब बताओ, अगर एमीटर यहाँ पर करंट चल रही है, हाँ, अगर एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध उच्च हो गया, अगर उच्च हो गया तो प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब ये करंट का विरोध करेगा तो एमीटर में कम धारा जाएगी, और कम धारा जाएगी तो ये कम रीडिंग दिखाएगा। मैं चाहता हूं कि सर्किट के अंदर, इस एमीटर की कुंडली के अंदर अधिकतम धारा प्रवाहित हो, ताकि यह परिपथ की अधिकतम धारा को प्रदर्शित कर सके, पूरी धारा को दिखा सके, ये पूरी धारा के मान को प्रदर्शित कर सके। इसलिए एमीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्न। अब देखो, याद रखना, एक तो होता है प्रतिरोध और एक होता है कंडक्टेंस। क्या होता है दोस्तों? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। याद रखना, कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? चालकता। तो याद रखो कि प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है जो करंट का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? करंट का। जैसे कि बताओ, रबड़ के अंदर कोई करंट प्रवाहित हो सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं होती? किसके कारण नहीं होती? प्रतिरोध के कारण। किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। अब बताओ मेरे दोस्तों, तांबे के अंदर, एल्युमिनियम के अंदर, लोहे के अंदर करंट आती है ना, वो करंट किसके कारण आती है? वो करंट आती है चालकता के कारण। किसके कारण? चालकता के कारण। तो बताओ, रबड़ के अंदर किसने करंट को रोका? प्रतिरोध ने रोका। बोलो समझ में आ गया? और बताओ, तांबे में किसके कारण करंट प्रवाहित हो रही है? चालकता के कारण। ओहो, इसका मतलब होता है कि इस जो प्रतिरोध होता है वो तो करंट को रोकता है, सही है ना। तो देखो, यह तो करंट को रोक रहा है, प्रवाहित नहीं होने दे रहा, और यह चालकता होती है जो करंट को प्रवाहित होने दे रही है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बताओ, प्रतिरोध करंट का क्या कर रहा है? विरोध, उसको प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, और चालकता के कारण क्या प्रवाहित हो रही है? करंट। इसका मतलब होता है यह तो मना कर रहा है और यह यस कर रहा है। बोलो क्लियर? यह तो क्या कर रहा है? मना, और यह क्या कर रहा है? यस। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए। बोलो सही है ना। प्रतिरोध तो करंट का विरोध करता है, और कंडक्टेंस के कारण करंट प्रवाहित होती है। इसके कारण तो होती है और यह इसको रोकता है। तो बताओ, दोनों
एक दूसरे के क्या हो गए मेरे दोस्तों, विलोम हो गए ना, उल्टे हो गए ना। इसका मतलब होता है कि प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाएगी, चालकता, और चालकता का उल्टा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बताओ रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता और चालकता का उल्टा प्रतिरोध। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में देखना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब प्रतिरोध जब कंडक्टेंस पढ़ाऊंगा इन चीज़ों पे भी आपको फोकस कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब प्रतिरोध का मान निम्न है तो देखो चालकता उल्टी होगी, चालकता प्रतिरोध की क्या होती है, उल्टी। जब प्रतिरोध का मान निम्न है तो चालकता का मान क्या होगा, उच्च होगा ना। तो देखो, एक एमीटर की बताओ कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। जब प्रतिरोध निम्न होता है तो चालकता क्या होगी, उच्च। बोलो भाई, चालकता का मान उच्च होता है। बोलो क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना, बोलो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ, एक एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध तो क्या होगा इसका, निम्न, और चालकता क्या होगी, उच्च या अधिकतम बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, प्रतिरोध निम्न तो चालकता उच्च, अगर प्रतिरोध उच्च तो चालकता निम्न, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब देखो, यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करता है, सुनो भाई, यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करा, ये क्वेश्चन लोको पायलट के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है देखो, एमीटर परिपथ में, सही है ना, एमीटर परिपथ में कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है। अच्छे से देखना, देखो भाई, एमीटर परिपथ में कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है, इसमें से जो करंट गुजरती है, तो ये कह रहा है कौन सी धारा गुजरने देता है, कौन सी धारा को गुजरने देता है, मार्ग यानी रास्ता। भाई करंट ऐसी तो जाएगी इसमें से होती हुई, हाँ, अरे करंट, मार्ग यानी रास्ता, तो कौन सी, मतलब एमीटर कौन सी धारा को गुजरने दे रहा है, कौन सी धारा इसमें से निकल रही है, रास्ता प्रदान कर रहा है। एमीटर कौन सी धारा को मार्ग प्रदान कर रहा है, इसमें से कौन सी धारा निकल गई बाहर, कौन सी रास्ता को इसने रास्ता प्रदान कर दिया। ऑप्शन नंबर ए देखना, यहां लड़के गलती करते हैं, आरएमएस धारा। ऑप्शन नंबर बी औसत धारा, यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ करता है, औसत धारा। ऑप्शन नंबर सी निम्न धारा, क्या धारा, निम्न धारा। और ऑप्शन नंबर डी आएगा अधिकतम धारा, ये है। अब देखो अधिकतम धारा, अब देखना, यहाँ आपसे यूँ पूछा है कि एमीटर, आपसे क्या पूछा है, एमीटर कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है, एमीटर में से कौन सी धारा गुजरती है। आपको पता है इसकी कुंडली का प्रतिरोध का मान निम्न होता है, जब प्रतिरोध का मान निम्न होता है तो इसमें अधिकतम धारा गुजरेगी। कौन सी धारा, अधिकतम धारा ही तो गुजरेगी। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, बहुत से स्टूडेंट इसको आरएमएस करके आते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको औसत। अरे भाई, अगर आपसे यूँ पूछता कि बताओ एमीटर एसी परिपथ में कौन सी धारा को गुजरने देता है, एसी परिपथ में, ऐसे बोलता तो आरएमएस धारा आती। और अगर यूँ बोलता एमीटर डीसी परिपथ में कौन सी धारा को गुजरने देता है, तो कौन सी आती, औसत धारा आती। बोलो क्लियर। इसने कुछ नहीं दिया, इसने तो ये बोला है एमीटर परिपथ में कौन सी धारा को मार्ग प्रदान करता है। तो जब इस कुंडली का प्रतिरोध निम्न है तो बोलो धारा अधिकतम गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। बोलो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर तुमसे ये पूछता एसी एमीटर देता तो आरएमएस धारा आती। अगर डीसी एमीटर देता तो क्या आती, औसत धारा। डीसी एमीटर तो औसत धारा मापता है, एसी एमीटर आरएमएस धारा मापता है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो भाई दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब देखो भाई, अगली क्या बात आती है, देखो भाई अगला इसमें जो सिस्टम होता है, देखो मैन, अब देखो इसके अंदर क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जिस पर काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं,
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पे मरते हैं वो देखो इसके अंदर, ये क्वेश्चन 1000% पेपर में आता है। अगर तुमसे पूछे, देखो आदर्श एमीटर, अगर ऐसे पूछे आदर्श एमीटर की कुंडली, है ना, आदर्श एमीटर कुंडली का प्रतिरोध, अगर ऐसे पूछे, देखो आदर्श एमीटर की कुंडली, है ना, ये चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों ध्यान रखना। एक होता है देखो आदर्श करंट सोर्स यानी कि धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत, ये अगर आए, हाँ आदर्श धारा स्रोत, है ना, आदर्श धारा स्रोत के है ना, आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक, सही है ना, आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध, एक तो आपसे प्रतिरोध पूछेगा और एक आपसे पूछेगा चालकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो 16 के पेपर में आया, हाँ, इसरो 18 के पेपर में आया, हाँ, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आया, यूपी बिजली बोर्ड JN के पेपर में आया। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम मिलेगा। एक तो मिलेगा आदर्श वोल्टेज सोर्स, जो मैं इसको कल पढ़ाऊंगा, आज पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें करंट सोर्स। तो एक तो ये चीज़ मिलेगी और ये चीज़ मिलेगी, दोनों सर्किट में आते हैं ये चीज़। इसलिए मैंने अभी इसको मान नहीं कराया था, इसलिए मैंने ये कराया क्योंकि तुम्हें एक जगह चीज़ मिले, आप कन्फ्यूज नहीं हो। अब याद रखो भाई दोस्तों, क्या होता है, अच्छे से देखना इसमें, हाँ जी चलें। अब देखो हाँ जी भाई, मज़ा तो आ रहा है ना आज। एमीटर छोटा सा देख लो, कितने क्वेश्चन हो गए हैं ना। अब देखो अभी तो कुछ नहीं है, अभी न्यूमेरिकल देखना है ना। अब देखो आदर्श एमीटर कुंडली का प्रतिरोध, देखिएगा ये एमीटर है, श्रेणी क्रम में लगा दिया आपने, इसकी कुंडली का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, लेकिन अगर आदर्श आ जाए, क्या आ जाए? आदर्श 100% अच्छा 100% अच्छा, तो मैं तो ये चाहता हूं इसकी प्रतिरोध कुंडली का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगर शून्य होगा तो इसमें पूरी करंट गुजरेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? 100% ही करंट गुजर जाएगी ना इसके अंदर से। हाँ, इसलिए अगर आदर्श आ जाए, क्या आ जाए? आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, तो मैं तो चाहता हूं कि प्रतिरोध निम्न से निम्न ही होना चाहिए, निम्न से निम्न ही होना चाहिए, ताकि एमीटर से अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके, परिपथ की पूरी करंट को माप सके। सही बात है कि नहीं? अगर हाँ, सामान्यतः कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न, लेकिन इसने क्या लगा दिया? आदर्श। आदर्श का मतलब होता है 100%। आदर्श का मतलब क्या होता है? 100% शुद्ध लेना है, 100% शुद्ध लेना। इसका मतलब यहाँ तो कुंडली में निम्न प्रतिरोध रह गया। अरे थोड़ा सा प्रतिरोध तो रह ही गया है ना, इसको भी समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोल दिया है? आदर्श बोल दिया है। क्या बोल दिया है? आदर्श। अरे भाई, सामान्यतः कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न, निम्न होता है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? आदर्श। आदर्श का मतलब इसको निम्न को भी समाप्त कर दो। शून्य प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध ही शून्य है तो बताओ सर्किट में पूरी 100% धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी एमीटर के अंदर से? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब होता है आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, कुंडली का प्रतिरोध शून्य। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? बताओ, अभी बताया था मैंने कि एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध अगर शून्य है, प्रतिरोध और चालकता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आ गया ना? तो याद रखना, अगर प्रतिरोध का मान शून्य है तो चालकता का मान क्या आएगा? अनंत। चालकता का मान क्या आएगा? अनंत। तो देखो भाई, चालकता इसकी क्या आएगी? बोलो मेरे दोस्तों, अनंत। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चालकता क्या आएगी इसकी? अनंत। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ करता है, यहाँ पर वो सोचता है इसको एमीटर, हाँ, एमीटर सोच के आदर्श कुंडली के प्रतिरोध का मान वो शून्य करके आ जाता है। माँ क्या करके आ जाता है? शून्य। ये गलत है आपका। ये क्या होता है? ये आंतरिक सोर्स, ये तो स्रोत। सोर्स का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट हमें करंट देते हैं, जो आउटपुट में जो हमें करंट देंगे उन्हें आदर्श
क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं करंट सोर्स। जो हमें वोल्टेज देंगे उन्हें बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। जो हमें हवा देंगे उन्हें बोलते हैं हवा सोर्स। जो हमें प्रकाश देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रकाश के सोर्स। बोलो क्लियर। अब एक बात बताओ, आपसे बोल रहा है आदर्श धारा सोर्स, इसका मतलब होता है आदर्श का मतलब 100%। जब इसने हमें 100% की करंट दे दी है, अब जो 100% करंट कब देगा, जब इसकी अंदर की कुंडली के प्रतिरोध का मान अनंत होगा। जब अंदर की इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर की कुंडली का प्रतिरोध अनंत है तो 100% बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी करंट। बोलो समझ में आ रहा है ना। एक बार और भाई बताओ, आदर्श धारा सोर्स, इसका मतलब होता है कि यह हमें करंट दे रहे हैं, करंट का सोर्स है, करंट का क्या है सोर्स। अब यहाँ पर बाहर करंट 100% कब आएगी, जब अंदर प्रतिरोध का मान क्या होगा अनंत, जब ही तो करंट 100% बाहर आएगी ना। अरे समझ में आ रहा है भाई। प्रतिरोध करंट का क्या करता है विरोध। अब तुम्हें लेनी है 100% बाहर, ये सोर्स है, सोर्स का मतलब हमें देते हैं, मेरे को देगा ये करंट। ये कोई युक्ति है, देखो भाई ऐसे समझो, ये कोई युक्ति है, करंट सोर्स है ये। अब ये करंट देगा मुझे, यहाँ करंट देगा, तो इसने कह दी आदर्श। आदर्श का मतलब होता है 100%। अब 100% करंट यहाँ कब आएगी बताओ, यहाँ पर 100% करंट कब आएगी, जब यहाँ प्रतिरोध क्या होगा अनंत, यहाँ प्रतिरोध क्या होगा अनंत। अब बताओ, यहाँ जब प्रतिरोध अनंत होता है तो यहाँ पर कोई करंट टिकेगी नहीं, इस युक्ति के अंदर कोई करंट टिकेगी नहीं। ये करंट पूरी, ये प्रतिरोध करंट का क्या करता है विरोध। जब इसमें प्रतिरोध का मान अनंत हो गया तो यहाँ करंट तो टिकेगी नहीं, पूरी करंट कहाँ आएगी नीचे। बोलो समझ में आ गया। इसलिए इस आदर्श कुंडली का जो प्रतिरोध होता है, यह आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा अनंत। क्या होगा अनंत, उल्टा चलता है। क्या होता है अनंत। जब प्रतिरोध अनंत हो जाता है तो चालकता क्या होगी दोस्तों, शून्य होगी ना। बोलो समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब होता है प्रतिरोध तो इसका क्या होगा अनंत, और चालकता इसकी क्या होगी शून्य हो जाती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो याद करने के तरीके बता दूं मैं, सुनो आपको कैसे याद करना है। बोलो एमीटर क्या मापता है, करंट, ऐसे याद रखना है। करंट मापने के लिए तो तुम एमीटर का याद रखना, एमीटर का याद रखना। तो देखो करंट मापता है एमीटर, तो मैं चाहता हूँ प्रतिरोध निम्न से निम्न हो। तो आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है और चालकता अनंत। अगर तुमसे करंट स्रोत पूछ ले, सोर्स, इसको इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। अगर तुमसे धारा स्रोत पूछ ले, स्रोत, धारा स्रोत के बारे में पूछे, हाँ धारा सोर्स के बारे में पूछे, तो एमीटर का उल्टा कर देना, प्रतिरोध तो अनंत और चालकता शून्य आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक बार और बताओ, एमीटर किसको मापता है, करंट को। तो एमीटर की कुंडली के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, शून्य, उसकी चालकता क्या अनंत। उल्टा चलो, धारा स्रोत यानी कि करंट सोर्स के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए अनंत, और चालकता क्या होनी चाहिए शून्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसको भी छाप लो आप लोग भाई, इसको भी छापो फटाफट। हाँ जी चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलें। अब देखो अगला क्या कहते हैं, अगला देखो समझ में आ रहा है ना एमीटर। अब देखो भाई सबसे मोस्ट है ये, हाँ जी भूल मत जाना, क्या नाम है, धर्मेंद्र सैनी जी, भूल मत जाना आप लोग, इसको याद रखना। हरकेश मीना जी याद रखना, एमीटर की आदर्श एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है शून्य, चालकता क्या होती है अनंत। आदर्श करंट सोर्स, करंट सोर्स में उल्टा, आदर्श करंट सोर्स उल्टा, प्रतिरोध का मान क्या होता है अनंत और चालकता क्या होती है शून्य होती है। और अगर ऐसे पूछे आदर्श अगर नहीं लगाए तो एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध निम्न और चालकता अधिकतम। ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में लड़का कंफ्यूज होता है। आपको एक जगह दे दिए, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला नोट क्या कहता है, अगला देखो भाई, एमीटर, सही है ना, एमीटर है ना, एमीटर कुंडली के, एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में, सही है ना, एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का, अब देखना भाई, उच्च मान का प्रतिरोध, इसको कल पढ़ाऊंगा मैं है ना,
उच्च मान का प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में है। देखो ये एमीटर है, सुनो एमीटर, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में। जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगेगा उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। इसको मैं कल वोल्ट मीटर में समझाऊंगा। जो श्रेणी क्रम में लगेगा उसे मल्टीप्लायर और जो समांतर क्रम में लगेगा उसे बोलते हैं शंट। सामने से सामने शंट, जो समांतर क्रम में लगेगा उसे बोलते हैं शंट और श्रेणी क्रम में लगेगा उसे मल्टीप्लायर। अब क्या होता है देखो, इस एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, इस कोष्ठक में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कहते हैं इसको, है ना, मल्टीप्लायर लगाकर इसको वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग ले सकते हैं। अच्छे से देखो, इसको वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग, है ना, इसको वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग ले सकते हैं। अच्छे से भाई बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे भाई? देखो सुनो, बताओ किस क्रम में लगाया आपने? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाता है। प्रतिरोध क्या होगा? जुड़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। देखो R बराबर होता है B/I। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। बोलो क्लियर? ओम के नियम अनुसार अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। बोलो क्लियर? तो इस कुंडली के श्रेणी क्रम में, एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में, एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। तो तुमसे यूँ कहेगा वो, एमीटर कुंडली के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाने पर वह कौन से मीटर की भांति कार्य करता है? तो बोलो कौन से मीटर की भांति कार्य करेगा वो? वोल्ट मीटर की भांति। आपसे पूछ ले कि बताओ वो वोल्ट मीटर की भांति कार्य क्यों करता है, ऐसा क्या कारण है? तो कह देना श्रेणी क्रम में लगाने पर श्रेणी में प्रतिरोध का मान उच्च होता है, क्योंकि प्रतिरोध जुड़ते हैं R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, जब प्रतिरोध जुड़ेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाने पर बताओ वोल्ट मीटर की भांति प्रयोग किया जाता है। बताओ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो अगली बात क्या आती है, अब देखिएगा भाई, चलें? हो गया क्लियर? अब देखो अब क्या होता है, अब अपन करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। अब अपन इसके क्या करते हैं? न्यूमेरिकल। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? देखो, एक सुनना भाई, एक एमीटर, अच्छे से देखना है ना, एक एमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो एक एमीटर की कुंडली, सही है ना? एक एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का, एमीटर की कुंडली का, सही है ना मेरे दोस्तों? एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम तथा उसकी क्षमता तथा उसकी धारा क्षमता, है ना, उसकी धारा क्षमता 5 एम्पियर है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो उसकी धारा क्षमता कितने एम्पियर है? 5 एम्पियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, सुनो। अब ये बोल रहा है कि यदि धारा बढ़कर, अच्छे से देखो, यदि धारा बढ़कर 20 एम्पियर हो जाती है, बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो कितने एम्पियर हो जाती है? 20 एम्पियर हो जाती है, तो शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा? यूँ बोल रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो आराम से देखना, बताओ एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है?
कितने ओम है, 20 ओम। तो इसको अपन ऐसे करते हैं, इस प्रतिरोध को अपन ध्यान रखना 5 चौका 20, 30 ओम कर लेते हैं ना। देखो भाई अब सही आएगा, सीधा आ जाएगा। अब देखो एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध बोलो कितने ओम है, 30 ओम है ना। अब देखो अगला, इसकी धारा क्षमता कितनी है, 5 एम्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया। और बताओ धारा बढ़कर कितनी हो गई है, 20 एम्पियर। बोलो कितनी हो गई, 20 एम्पियर। किसका मान पूछा है, शंट प्रतिरोध का। किसका, शंट प्रतिरोध का। अब देखो, अब स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, देखो भाई आप इस क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी लिए 30 सेकंड में हल कर दोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप पहले इसके तरीके समझो। बताओ शंट प्रतिरोध, शंट कहाँ लगता है, नीचे, ऊपर नीचे होता है ना शंट, RSH समांतर क्रम में लगता है ना। तो फॉर्मूला भी क्या होगा, ऊपर नीचे वाला। तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो RSH बराबर RM/n-1। यही तो दिखाया था मैंने आपको, यही लिखाया था ना। देखो शंट और एमीटर ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर तो एमीटर नीचे शंट, दोनों कहाँ होते हैं, ऊपर नीचे। फॉर्मूला भी ऊपर नीचे वाला लगाना है आपको। और कैसे लगाना है, बहुत स्टूडेंट भूलते हैं, फॉर्मूले को याद रखना। ऊपर नीचे वाला देखो, शंट फॉर्मूला होता है RSH बराबर, बोलो फटाफट, RM/n-1। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बताओ भाई, बताना, बोलो भाई। RM मुख्य प्रतिरोध, बताओ मुख्य प्रतिरोध कितना है, 30 ओम। मुख्य प्रतिरोध 30 ओम। बोलो क्लियर। अब किसका मान लेना है, एन का। देखो RM का मान तो कितना है, RM का मान 30। किसका मान लेना है, एन का। स्टूडेंट यहाँ गड़बड़ करता है, भूल जाता है सूत्र को, भूल जाता है धारा के सूत्र को, भूल जाता है एन को। तो आपको वो सूत्र याद नहीं रखना है, डायरेक्ट करना है। तो बताओ, मैंने बताई ना, धारा बढ़ गई, जो मान बड़ा होता है वो कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर बढ़ा हुई चीज तो ऊपर ही जा रही है ना, बढ़ गया, ऊपर ही पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो बताओ धारा कितनी बढ़ी, बोलो बढ़ी हुई धारा कितनी है, 20 एम्पियर की। अरे बढ़ी हुई धारा, बड़ी धारा तो बड़ी ऊपर का आएगी ना। बोलो बड़ी धारा कितनी है, 20, ये बड़ी हो गई। और छोटी धारा कितनी है, 5। बोलो 5 चौका 20। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ एन का मान कितना आया, 4। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखते हैं, 4 आ गया। और RM मुख्य प्रतिरोध कितना है इसका, बोलो मुख्य प्रतिरोध 30। बस सूत्र में रख दो, फॉर्मूले में रखेंगे। बताओ RM, बताओ RM का मान कितना है, 30 रखो फॉर्मूले में, बटे, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। n का मान कितना आया है, n का मान 4 आया है ना। बोलो कितना आया, 4 रखो, माइनस कितना करना है, 1। बोलो क्लियर है क्या। बोलो ऊपर कितना है, 30, नीचे कितना है, 3। बोलो समझ में आ गया। कितने ओम आया है, 10 ओम। तुम्हारा आंसर होगा। बताओ शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा, 10 ओम। एक बार और वापस बोलो, बताओ मुख्य प्रतिरोध, कुंडली का मुख्य प्रतिरोध कितना है, मेन कुंडली का मुख्य प्रतिरोध कितना है, 30 ओम। समझ में आ गया। बोलो 30 ओम आंसर इसका है। अब बोलो n तुम्हारे पास में नहीं है। n क्या चीज़ होती है, n एक गुणक है, जो ऊंची धारा तो ऊपर करो, नीची धारा नीचे करो। तो देखो ऊंची धारा कितनी है, 20, ऊपर कर दी। नीची धारा कितनी है, 5, नीचे कर दी। कितना आया, 4। n का मान सूत्र में रख दो। बोलो n का मान कितना है, 4। एक इधर रखाई है, तो बोलो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। तो बोलो 30 में कितने का भाग, 3 का। बोलो आंसर कितना आएगा, 10 ओम। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे। हाँ भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, देखो आगे क्वेश्चन है आज का। आगे जो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो अच्छे से देखो भाई। एक एमीटर की धारा, एक एमीटर की धारा 10 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर है। बोलो क्लियर हो गया। कितने एम्पियर है, 10 एम्पियर है। यदि परिपथ में सही है ना, यदि परिपथ में बढ़कर धारा, यदि परिपथ में बढ़कर धारा 50 एम्पियर हो जाती है,
यदि परिपथ में बढ़कर धारा 50 एम्पियर हो जाती है तो एमीटर की कुंडली का बोलो क्लियर है। एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध क्या होगा? बोलो क्लियर है कि नहीं? एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि क्लियर है ना, सबके समझ में आ रहा है ना? यदि प्रतिरोध क्या होगा? यदि शंट प्रतिरोध का मान 0.6 ओम है। बोलो 0. कितने ओम है? 6 ओम है। बोलो क्लियर है ना? देखो भाई, एमीटर की धारा कितने एम्पियर है? 5 एम्पियर की एमीटर की मुख्य धारा है। यदि परिपथ में धारा बढ़कर कितने एम्पियर हो जाती है? 50 एम्पियर हो जाती है, तो एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध क्या होगा? एमीटर की कुंडली का मुख्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो, आर से एम, आर से प्रतिरोध, एम से एम, एम से मुख्य मेन प्रतिरोध। आपको आर एम का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? आर एम का, यानी कि मेन प्रतिरोध। कुंडली का मुख्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि शंट प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 0.6 ओम। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिएगा अभी तो न्यूमेरिकल का काफ़ी स्तर बाकी है। इतने टॉप न्यूमेरिकल हैं जो आपको सुबह कल 7 बजे मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होने पर सारे कुछ न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा। आए कि नहीं? अभी बने रहिएगा लकीरा टेक्निकल चैनल पर। और प्लीज़ सभी लोग आज कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखें और आगे के न्यूमेरिकलों के लिए तैयार रहिएगा। और जो आज स्टूडेंट ने पहली बार क्लास ली है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इससे लेवल बढ़कर और न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग अमीटर के। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड लक।